नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में। तो मुगल कौन थे? देखो, मुगल दो शासकों के वंशज थे। अगर माता की ओर से बात करें तो माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से बात करें तो वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। अब देखो, चंगेज खान का जो मतलब समय दिखाया गया यहाँ पे 1206 से 1227, और तैमूर का यहाँ पे समय काल दिखाया गया है 1369 से 1484 ईस्वी, सॉरी 1404 ईस्वी है ये। आगे चलते हैं। परंतु मुगल अपने आप को मंगोलों का वंशज कहलाना पसंद नहीं करते। वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते हैं, चूंकि तैमूर वंशज के पूर्वजों ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो याद रखना, मुगल दो शासकों के वंशज से, माता की ओर से चंगेज खान के और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। आगे चलते हैं, मुगल सैन्य अभियान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 तक शासनकाल रहा है ने जब 1494 में फरगाना ये दोस्तों अफ़गानिस्तान के पास में एक राज्य है का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था, तो वह केवल 12 वर्ष का था। फरगाना का ये शासक बन गया था, तो 12 वर्ष का था उस टाइम पे बाबर। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़ना पड़ा, यानी कि फरगाना से जाना पड़ा। बाबर द्वारा 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण कर दिया गया। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और आगरा एवं दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था। नोट लगा के पॉइंट लिखें। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीकी भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग, यानी कि जो बारूद वगैरह से चलते हैं हथियार, उन आग्नेयास्त्र कहते हैं, के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा व दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। भारत में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, में तोपों का पहले प्रयोग किया था। मुगल सम्राट, इनके प्रमुख अभियान एवं घटनाएं देखेंगे। सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ते हैं। 1526 और 30 याद रखना। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म 14 फरवरी 1483, मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानुम, जो कि मंगोल वंशज थे। अब पानीपत का प्रथम युद्ध इन्होंने कब लड़ा? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध इन्होंने महाराणा सांगा के खिलाफ लड़ा 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 में राजपूतों को हराया था बाबर ने। और घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में बाबर ने लड़ा, मोहम्मद लोदी को हराया था। आगे चलते हैं। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण इन्होंने स्थापित कर लिया। हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। देखो, 2 बार इन्होंने शासन किया है, 1530 से 1540 और 1555 और 1556। बाबर का सबसे बड़ा बेटा था 1530 ईस्वी में। वह पिता बाबर की मृत्यु के बाद भारत के शासक के रूप में सिंहासन पर बैठा था तथा काबुल तथा लाहौर का क्षेत्र उनके सौतेले भाई कामरान मिर्जा के हिस्से में गए थे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया। वह सूर वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अब इन हारों ने उसे ईरान की ओर भागने को मजबूर किया था हुमायूं। तो 1540 को हुमायूं कहाँ चला जाता है? ईरान की ओर। अब देखो, शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध लड़े हैं, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध 1539 और 40 में, जिसमें उसने हुमायूं को हराया था। आगे चलते हैं। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु 1556 में दीनपना भवन की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई हुमायूं की। अकबर के बारे में पढ़ते हैं। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। तो 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। इनके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। पहला चरण देख लेते हैं, 1556 से 1570। इनके मध्य अकबर अपने संरक्षक बेरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। देखो, अकबर जब छोटा था तो बेरम खान मतलब शासन चलवाता था, लेकिन अकबर अब वयस्क हो गया, मैच्योर हो गया, तो बेरम खान और अन्य घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था, खुद स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। इसने सूरी अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा तथा गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों को दबाने के लिए सैन्य अभियान किए। 1568 में चित्तौड़, जो कि सिसोदिया राजपूतों की राजधानी पर इन्होंने कब्जा किया। 1569 ईस्वी में रणथंभौर, जो कि राजस्थान में है,
उस पर भी कब्जा कर लिया। अब इनके कार्यकाल का दूसरा चरण पढ़ते हैं, 1570 से 1585। तो 70 और 85 के बीच गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इसके बाद उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए। 1579 से 80 के बीच में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया था। तीसरा चरण पढ़ते हैं, 1585 और 1605। इस काल में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, उत्तर पश्चिम अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया गया, कश्मीर को भी जोड़ लिया गया था तीसरे चरण में। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल, जो कि मिर्जा हाकिम की राजधानी थी, को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई, बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। नोट लगा के पॉइंट लिखेंगे। शासन के अंतिम दिनों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई थी। यह सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया। अकबर के नवरत्न पढ़ लेते हैं, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि इनको मिली हुई है। हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, ये अकबर के नवरत्न थे, विद्वान थे, राइट। तो इनको भी याद करें, काफ़ी एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। बीरबल, फैजी, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, रहीमदास, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम और राजा मान सिंह। आगे चलते हैं। ये अकबर के शासनकाल 1605 ईस्वी के टाइम पर अकबर के अधीन कौन कौन से क्षेत्र आया करते थे देख सकते हैं। कंधार, काबुल, लाहौर, सिंध, अजमेर, चित्तौड़, गुजरात, पानीपत, कश्मीर, रणथंबोर, मारवा, बरार और यहाँ पे बंगाल और उड़ीसा, पटना का कुछ क्षेत्र आता था। यहाँ पे ये मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी एक शहर को 1571 ईस्वी में बसाया था, राइट। तो यहाँ पर ये भी आप लिखें, याद करें दोस्तों नोट्स को। आगे चलते हैं। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा को रद्द किया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। 1582 में दिन इलाही की स्थापना की गई, जिसमें सभी धर्म के जो धर्मगुरु थे आपस में चर्चा किया करते थे। 1585 में राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया। 1599 में राजधानी लाहौर से वापस आगरा स्थापित की थी। जहांगीर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये चौथे मुगल सम्राट थे। सलीम कोमा अकबर की मृत्यु के बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से मुगल बादशाह बने। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद इसने सिखों कोमा अहोमों का जो साम्राज्य था वो असम में था, ठीक है, वर्तमान असम। अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, जो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। जहांगीर के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो कि असफल रहे, ठीक है। शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। 1627 और 1658 के बीच में कार्यकाल रहा है, या शासनकाल कह सकते हो। पांचवें मुगल सम्राट थे। दक्कन में शाहजहां ने के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान, अभिजात का मतलब होता है जिसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि मजबूत होती है। खान जहां लोदी ने विद्रोह किया था और वह पराजित भी हो गया था, शाहजहां ने इनको हरा दिया था। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा, ये एमपी का एक इलाका है मध्य प्रदेश का, पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो कि असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। सफाविद एक साम्राज्य का नाम है। 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। कंटेंट अच्छा लग रहा तो एक आप कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को। आगे चलते हैं दोस्तों। 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू है। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। उसने दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया था। औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद था। 1658 से 1707 के बीच में रहा शासनकाल। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह किया था अहोमों ने असम के आसपास इलाकों में। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली, चूंकि मुगलों ने उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी मामले में हस्तक्षेप किया था। तो मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था, क्योंकि मुगलों ने उनके राजनीतिक उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप किया था। मराठा सरदार कोमा शिवाजी के विरुद्ध मुगल प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया।
वह शिवाजी आगरा स्थित कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए थे। राजकुमार अकबर सेकंड ये औरंगजेब का चौथा पुत्र था, ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे चलते हैं। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया था। औरंगजेब का उत्तर भारत में अभियान देखे तो सिखों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, सतनामियों के विरुद्ध, दक्कन में मराठों, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में अहोमों के खिलाफ विद्रोह का सामना करना पड़ा था। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए थे। नोट लगा के पॉइंट लिखें। एक अन्य अकबर सेकंड मुगल वंश का 18वां बादशाह बना था। यह शाह आलम सेकंड का पुत्र था और 1806 से 1837 ईस्वी तक अकबर सेकंड का शासन रहा है। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह सेकंड रहे। इनको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, जिनका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी के बीच में रहा है। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं पढ़ लेते हैं। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि बड़ा बेटा ही गद्दी पे बैठेगा, उसमें विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को ही अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जाता था। मतलब कि साम्राज्य के अनेक हिस्सों में अपने पुत्रों को वो बिठा दिया करते थे और वो शासन चलाते थे। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां पढ़ लेते हैं। तो राजपूतों ने राजनीतिक लाभ और मौद्रिक लाभ के लिए अपनी बेटियों का आदान प्रदान करने का फैसला किया। मुगल सम्राट अकबर से विवाह करने वाली तथा मुगल जनाने में प्रवेश करने वाली पहली राजपूत महिला को जोधाबाई यानी कि हीर कुंवरी के नाम से जाना जाता है, जो कि जहांगीर की मां थी। वह आमेर के शासक राजा भारमल की बेटी थी। शाहजहां की मां पढ़ लेते हैं जगत गोसाई, जिनका नाम है रुकैया सुल्तान बेगम। ये जहांगीर की पत्नी भी रहती हैं। आगे चलते हैं। राठौड़ वंश के जोधपुर के राजा उदल की पुत्री थी जगत गोसाई। ठीक है, आगे चलते हैं। परंतु कुछ राजपूत वंशों ने मुगलों की अधीनता का विरोध किया, जैसे कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें अपनी जागीरें जमीन वापस से दे दी थी। मनसबदार और जागीरदार पढ़ लेते हैं। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मनसबदार से ये डिफाइन या परिभाषित हो जाया करता था कि किसी भी मुगल अधिकारी की रैंक क्या होगी, ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान कितना होगा। जिसको जितना ज़्यादा मनसब मिलेगा उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा रैंक उतनी ज़्यादा होगी। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत का पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे और पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर होता था। जात की श्रेणियां पढ़ लो। जैसे 5000 जात का मतलब अभिजातों का दर्जा 10,000 वाले से, और 1000 जात का मतलब अभिजातों का दर्जा एक ऊंचा पद। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप इतना ध्यान रखो कि मान लो किसी के 5000 जात हैं और किसी के 1000 जात है, तो 5000 जात के पास में दोस्तों सैनिकों की संख्या ज़्यादा होगी, उस व्यक्ति के पास में उस व्यक्ति के घोड़े की संख्या भी ज़्यादा होगी, उसकी मान सम्मान भी 1000 जात वाले से ज़्यादा होगी। तो अकबर के शासनकाल में 5000 जात वाले मनसबदार टोटल 29 थे और औरंगजेब के शासनकाल में 5000 जात वाले मनसबदार 79 हो गए, यानी कि संख्या बढ़ गई। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे। दगवाना दाग प्रथा होती थी एक, मतलब कोई अगर घोड़ा युद्धों में लायक होता था उसकी स्किन पे एक चिन्ह मांड दिया करते थे, ठीक है, उसको दाग प्रथा भी कहते थे। तो औरंगजेब के टाइम पर ही चल रही थी ये प्रथा, तथा सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। यहाँ पे दोस्तों अपन देख सकते हैं कि ये एक मनसबदार है, ये अपने सवारों के साथ एक अभियान पे चला हुआ है। तो ये जो मनसबदार होते थे ये सैन्य सहायता भी राजा को दिया करते थे। ठीक है, इतना यहाँ से समझना है कि मनसबदार से कुछ उनको वेतन मिलता था और सैनिक मिलते थे, है ना, और उनको प्रतिष्ठा सम्मान रैंक मिलता था दरबार में। आगे चलते हैं। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें वे जागीर कहते थे। देखो वेतन तो इनको मिलता नहीं था सीधा, तो इनको जमीन मिलती थी, और जागीर को पाने वाले को जागीरदार भी कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एक और बात समझनी है।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मनसबदार अलग होता है और जागीरदार अथवा इक्तादार अलग होता है। ये मनसबदार जो होता है वो अपनी जागीरों पे नहीं रहते और ना ही उन पे प्रशासन करते, जबकि ये जो मुक्ति होते हैं या फिर जागीरदार होते हैं या इक्तादार होते हैं वो प्रशासन भी करते थे अपनी ज़मीनों पर। ठीक है, तो ये जो मनसबदार थे अपनी ज़मीनों पर सिर्फ राजस्व कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, उस पर प्रशासन नहीं चलाते थे, प्रशासन इक्तादार अथवा मुक्ति चलाता था। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, परंतु औरंगजेब के शासनकाल तक स्थिति बदल गई। जात का मतलब होता है व्यक्तिगत वेतन और सवार का मतलब घुड़सवार सेना रख रखाव के लिए जो मिलती थी उसे सवार कहते हैं। ठीक है, तो जागीरदार या जागीरदारी प्रणाली एक भूमि राजस्व आवंटन प्रणाली थी जो कि जागीरदार दी जाने वाली व्यक्ति को राजस्व संग्रह पर अधिकार प्रदान करती थी। तो जिसको जागीर मिलती थी, जमीन मिलती थी, उस पर वह टैक्स भी कलेक्ट कर सकता था, उस पर प्रशासन भी चला सकता था। जबकि ये जो मनसबदार होते थे प्रशासन नहीं चलाते थे, वो टैक्स ही कलेक्ट करते थे उस जमीन पर। जब्त और जमींदार पढ़ लेते हैं। मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जमींदार किसे कहते हैं? शक्तिशाली स्थानीय सरदार या ग्राम का मुखिया जो किसानों से कर एकत्रित किया करते थे। वे राजस्व का एक निश्चित हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी मुगल दरबार को भेज देते थे। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। इन्होंने 10 साल सेवा की और ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार कीमतों कृषि भूमि का सावधानीपूर्ण सर्वेक्षण किया था टोडरमल ने। नवरत्न भी था टोडरमल। जब्ती किसे कहते हैं? मुगल काल में प्रत्येक सूबे अथवा प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक किसान की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाएगी। राजस्व प्राप्त करने की इस प्रथा को जब्त कहा जाता है, जब्त अथवा जब्ती। अकबरनामा और आईने अकबरी पढ़ लेते हैं। देखो, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई और अकबरनामा के 3 संस्करण यानी कि 3 एडिशन है। 30वें एडिशन यानी तीसरे संस्करण का नाम है आईने अकबरी। ठीक है, तो इसके अकबरनामा के पहले वॉल्यूम में अकबरों के पूर्वजों के बयान हैं और दूसरे वॉल्यूम में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। और आईने अकबरी जो कि अकबरनामा का ही तीसरा संस्करण, उसमें अकबर का प्रशासन, घराने, सैन्य, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल और भारत के लोगों की परंपराओं संस्कृतियों का वर्णन है आईने अकबरी में। तो अकबरनामा का ही एक हिस्सा है आईने अकबरी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई 3 जिल्दों में या 3 एडिशंस में। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम अथवा पहलू विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी व राजस्व का सांख्यिकी विवरण। अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र देख लेते हैं। तो अकबर का जो प्रशासन का वर्णन है अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा होता था जिन्हें सूबा कहते थे। सूबे का जो प्रशासक होता था उसे सूबेदार कहते थे और ये राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। अन्य अधिकारी जैसे कि दीवान, बख्शी, सूबेदार, सदर, फौजदार, कोतवाल हुआ करते थे। दीवान का क्या काम था? वित्तीय अधिकारी होता था। अकबर के शासनकाल में बख्शी होता था सैनिक वेतनाधिकारी, सूबेदार कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी, सदर होता था धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार एक सेना नायक होता था, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। आगे चलते हैं। 1570 में अब अकबर जब फतेहपुर सीकरी में यानी कि उत्तर प्रदेश में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों व जुरथ्रस्ट धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। यह चर्चाएं इबादत खाना में होती थी। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति पढ़ लेते हैं। तो अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। यह नीति विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें वह केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देता था। यह नीति सुलह-ए-कुल की नीति कहलाती थी। नूरजहाँ कौन थी? मेहरुनिसा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया। उसे नूरजहाँ का खिताब भी मिला यानी टाइटल मिला। हमेशा जहांगीर के प्रति वफादार बनी रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। एक और स्वयं की किताब उत्कीर्णित थे, दूसरी ओर वाक्य लिखा था और बाईं ओर नूरजहाँ द्वारा दिया गया आदेश इन सिक्कों पर लिखा होता था। आगे चलते हैं। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तथा नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर से अपन समझ लेते हैं कि मनसब है वो किससे मैच करोगे आप? मनसब एक प्रकार का पद होता था और मंगोल आप उज्बेक से मैच कर दो। सिसोदिया राजपूत, इसको आप मेवाड़ से संबंध रख दो। ठीक है, राठौड़ राजपूत ये आप मारवाड़ से मैच कर दो और नूरजहाँ ये आप जहांगीर से मैच करवा दो और सूबेदार इस ऑप्शन का आप गवर्नर से मैच करवा दो। रिक्त स्थान भरते हैं अब। दक्कन की 5 सल्तनत बराबर खानदेन, अहमदनगर और
क्या थी, बीजापुर और गोलकुंडा थी। ये 5 सल्तनत थी। आगे चलते हैं। यदि जाट एक मनसबदार के पद और वेतन का होता था तो सवार उसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। अकबर के दोस्त व सलाहकार अबुल फजल ने उसकी रिक्त स्थान के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों संस्कृतियों जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, सुलह ए कुल की नीति। आगे चलते हैं। खालिस्तान मिर्जा हाकिम अकबर का एक सौतेला भाई था की राजधानी थी, तो काबुल मिर्जा हाकिम की राजधानी थी। अब देखो, ये यूनेस्को एक एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, इन्होंने फतेहपुर सीकरी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर रखा है। यह है फतेहपुर सीकरी, ठीक है, जो कि अकबर के द्वारा बसाई गई एक शहर था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।